हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। और जैसा कि हम पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज में लेक्चर 9 तक स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, और अब यह है लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश और शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज मतलब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको ये जो दूसरा वाला टॉपिक है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, इसको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। आप कहीं भी यूट्यूब वगैरह पर सर्च करोगे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम तो सारा कुछ कवर करने वाले हैं, आपसे बोल दिया कि आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हो कि जो क्वेश्चन ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द लोग करे आएंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे करके आएंगे, वो सब आप भी करके आएंगे इस सीरीज को देख के। ये मेरा शुरू से आपसे वादा रहा है। और जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं सब पे, देखिए यूपीएससी के हर बार 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे आपको जिनके बारे में जो आपकी कोचिंग होती है वो भी गलत आंसर देंगी। कोई इसका डी आंसर बोलेगा, कोई बी आंसर। तो उन क्वेश्चंस की तो बात ही नहीं कर रहे हम। ठीक है, बात करते हैं खूब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की, वो सब आप कराओगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक ही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए प्लीज़। तो आपको दिखना चाहिए कि यार देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते हुए नहीं दिखते, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि यार क्यों ही हम लेक्चर बना रहे हैं आपके लिए, इतनी किताबों को पढ़ के, इतना कंटेंट ऐड करके। चलिए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं यूनियन टेरिटरी एंड शेड्यूल एवं ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। तो देखिए, आपने सुना होगा कभी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जैसे दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अभी जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ऐसे बहुत सारे तो क्या खैर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत सारे तो क्यों बोलेंगे, इस वक्त में टोटल 28 तो राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे, समझ रहे हो बात को। पहले 29 राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर 29 में से एक राज्य कम किया, समझ रहे हो बात को। और जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख वाला एरिया है उसको बांट दिया, हो गए 9 केंद्र शासित प्रदेश। फिर लेकिन दादर और नगर को मतलब मिक्स कर दिया वो दमन दीव के साथ, तो फिर एक, तो कुल मिला के इतना आप गहराई में मत जाइए, उतना समझ लीजिए 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और बिल्कुल श्योर है ये। ठीक है। बात करते हैं। देखिए, पता होना चाहिए मतलब थोड़ा सा आइडिया है कि आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक के बीच में केंद्र शासित प्रदेशों के रूल्स रेगुलेशन की बात की गई है इन आर्टिकल्स में। 239 से लेकर 241, ठीक है। स्टेट और यूटी में क्या अंतर है ये देखते हैं। स्टेट एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलती है, समझ रहे बात को। यूनियन टेरिटरी कहाँ, देखो यूनियन टेरिटरी और इसका हिंदी में नाम देखो, हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझाता है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा जिस पर शासन चल रहा है, बेसिकली ऐसा ऐसे एरिया जहाँ पर डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल है। यूटी इज रन बाई यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि यूटी जो है, कि यूटी को कौन चलाता है, कोई ऐसा आदमी चलाता है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं अपनी तरफ से, समझ रहे हो बात को। उसे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी। यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर है ये, ठीक है। उनके अलग अलग नाम होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। 8 हैं। सबसे छोटी कौन सी है, लक्षद्वीप सबसे छोटी, समझ रहे हो बात को। अच्छा, लक्षद्वीप सबसे छोटी। लार्जेस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी है भाई साहब लद्दाख, जो लेह और कारगिल कारगिल में आती है, ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, जो लक्षद्वीप वो अपने आइलैंड जो वही लक्षद्वीप है ये, उसकी कैपिटल है कावारत्ती है, तो आपको बताइए। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस यूनिट यूटी में रहती है, सीधी बात है, दिल्ली अगर यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने आप ही सबसे पॉपुलेटेड जो यूनियन टेरिटरी कौन बन जाएगी, दिल्ली बन जाएगी। सबसे कम लक्षद्वीप पे तो रहते ही कितने कम लोग हैं, ठीक है। बात करें JNK, वही जम्मू एंड श्रीनगर, ये इनकी कैपिटल लिखी हुई है कि कभी गर्मियों के वक्त में इनकी कैपिटल हो जाती है श्रीनगर, श्रीनगर का है को जम्मू, और फिर वैसे हो जाती है श्रीनगर सर्दियों में। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार की बात करें, इनकी कैपिटल आपको पता है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। दादर एंड नगर दमन दीव की कैपिटल है दमन, ठीक है जी। ये इनकी कैपिटल हुई। अब बात करते हैं आगे। मैं देखा ना आपने 8 पूरी यूटी हैं, 8 हो गई क्या, एक आ गया पुडुचेरी रह गई है, हाँ वो वाले 7 ये रही, एक पुडुचेरी, ठीक है। अच्छा, कोई आपसे पूछे भाई बनाई क्यों जाती है यूटी, यूटी बनाई क्यों जाती है, देखिए इसके 3 रीजन है। कहीं ऑप्शन में देखे कि यूटी बनाने के कौन कौन से रीजन, तो अगर ये तीनों हैं तो ठीक है, इनके अलावा कोई रीजन है वो नहीं है। देखिए, फॉर पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, मतलब पॉलिटिकल रीजन, जैसे भाई दिल्ली मेन सेंटर है, उसे किसी स्टेट के हाथ में देना सही नहीं है ना। क्या पता कैसी स्टेट में गवर्नमेंट आ जाए, देश की सुरक्षा को खतरा है, तो दिल्ली हुआ। ऐसे चंडीगढ़ को देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन देखी थे भाई साहब, हरियाणा में भी आ रहा है, वहाँ पे भी आ रहा है, दोनों जगह बोल रहे हैं कि कौन इसको संभालेगा, हरियाणा की गवर्नमेंट के पंजाब की गवर्नमेंट संभालेगी।
तो ठीक है यूटी बना दो, सेंटर संभाल लेगा। ठीक है। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, पुडुचेरी और दादर एंड नगर उस जगह पे कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है, मतलब क्या है, वहाँ कल्चर का ऐसा कुछ अलग है जो नॉर्मल लोगों को अगर वहाँ पे रहने दिया जाए, मतलब मिक्स हो, ज़्यादा नॉर्मल तरह का उसमें वो चलने लग जाए तो शायद उनका कल्चर ख़त्म हो जाएगा। उनकी जो भी प्रथाएं हैं, समझ रहे हो बात को, ऐसे कोई ट्राइब वाइब वहाँ पर रहती है तो उनका कल्चर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है ना उस किसी एरिया पे, तो उसे यूटी बना सकते हैं। पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस और स्ट्रेटेजिक रीजन। अब देखिए स्ट्रेटेजिक मतलब अपने लिए बहुत ही काम का होना जो एरिया है, जिसको कहीं किसी के हाथ में नहीं छोड़ सकते, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, दिख रहा है आपको, मतलब बे ऑफ बंगाल में कितना अच्छी लोकेशन पे है वो, उससे हमें पूरे के पूरे बे ऑफ बंगाल में एक्सेस मिलता है, हमारी नेवी को, आर्मी का, वहाँ पे जो भी कुछ बना सकते हैं, समझ रहे हो बात को। या लक्षद्वीप हुआ, लक्षद्वीप से पूरे के पूरे अरब सागर में इधर की तरफ लेफ्ट साइड पे। तो ऐसी कौन और कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर है, देखो जम्मू कश्मीर में तो आपको पता है क्या हालत चल रही है, तो वहाँ पे तो सरकार का कंट्रोल रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले जब 370 नहीं हटा था तो वहाँ पे स्टेट की वो चलती थी गवर्नमेंट, अब भी चलेगी खैर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो अब भी चुनाव होने वाले हैं। जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली यूटी है भले ही, लेकिन दिल्ली में सरकार बनती है, तो इससे क्या पता चलता है कुछ यूटी ऐसी हैं जिनमें सरकारें ही बनती हैं। कितनी ऐसी यूटी हैं, दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू कश्मीर भी, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक चुनाव हुए नहीं जैसे 370 हटाए, लेकिन होने वाले हैं उधर। ठीक है, तो ऐसी 3 जगह हैं जहाँ पर जिनकी विधानसभा खुद की है, भले ही वो यूटी है लेकिन खुद की विधानसभा भी है। जैसे दिल्ली की है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है अभी। ठीक है, लद्दाख को बनाई दिया है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा रखी है वहाँ पे, लेकिन लद्दाख जो है उसमें विदाउट लेजिस्लेचर है, मतलब वहाँ पे तो कोई सेंटर का ही आदमी जाके पूरा कानून संभालेगा। ठीक है जी, देखते हैं। वही मैंने लिखा है कि जब सब कुछ डिफरेंट हो वहाँ पे, मतलब वो 3 रीजन मैंने आपको बता दिए, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कल्चरल डिस्टिंक्टनेस और स्ट्रेटेजिक रीजन। इन तीनों की वजह से किसी एरिया को यूनियन टेरिटरी बनाना पड़ता है। अच्छा, मैंने बोला था आपको आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक सब लिखा हुआ है। 239 में लिखा क्या है सबसे पहले, देखिए इसमें क्या लिखा है, यूटी इज एडमिनिस्ट्रेड बाई अ पर्सन अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट विद सच डेजिग्नेशन एज ही में स्पेसिफाई, डेजिग्नेशन में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब समझिए इसका बेटा, देखिए आर्टिकल 239 सिंपल यूटी के बारे में ये परिभाषा देता है, भाई यूटी एक ऐसा एरिया है जो प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे गए किसी एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों से चलेगा। उसका नाम प्रेसिडेंट कुछ भी रख सकता है, कई जगह पे उसका नाम होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, कई जगह उसको बोल देते हैं चीफ कमिश्नर, कई जगह उसको बस सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर बोल देते हैं। अब भाई देखो दिल्ली में पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, क्यों होता है, देखिए यहाँ पे लेजिस्लेचर अगर गवर्नर ही रख देते तो स्टेट और यूटी में अंतर कैसे होता, तो इसलिए इसका नाम थोड़ा सा ऐसा रख दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। समझ रहे हो बात को, अरे कोई आर्मी की पोस्ट नहीं है ये, गवर्नर है ये, कर्नल नहीं है, समझ रहे हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अच्छा, तो भाई साहब अब देखो, आपको जो मैंने खूब बताया था उस वक्त जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ाया था कि भाई जिस तरह से प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर को, इसी तरह स्टेट में क्या होता है, गवर्नर चीफ मिनिस्टर उनको अपॉइंट करता है। कौन सा आर्टिकल था, जैसे उसमें आर्टिकल 75 में कर रहा था तो उसमें आर्टिकल 164 में। ठीक है, किसकी एडवाइस पे करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करता है, आर्टिकल 74 में लिखा है ना, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ऐसे ही स्टेट के केस में गवर्नर किसके एडवाइस पे काम करता है, आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है सीएम और स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मैंने बता दिया कि वहाँ पे सीएम को कौन अपॉइंट कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन इसके केस में अलग है थोड़ा सा। लेफ्टिनेंट गवर्नर सीएम को कभी अपॉइंट नहीं करता, शपथ नहीं दिलाता सीएम को कभी भी। जो यूटी है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, यहाँ पे शपथ दिलाने का काम, सॉरी शपथ अलग चीज़ होती है अपॉइंट करना अलग होता है। वहाँ पर शपथ देना, अपॉइंट करना सारे काम कौन कर रहा था, गवर्नर कर देता था सीएम के। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है देखते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब उसकी जगह पे अपॉइंट करते हैं, लेकिन शपथ तो कौन दिलाता, शपथ उनको गवर्नर ही दिलाता है। अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब। जैसे दिल्ली के केस में अरविंद केजरीवाल को अपॉइंट कौन करेंगे, रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाएगा, वहाँ का जो भी एलजी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, आई थिंक कुछ समझा है आपने, नहीं समझा तो इस बात को दोबारा सुनो मैंने क्या बोला है कि भाई साहब वहाँ पे जैसे सीएम को गवर्नर अपॉइंट करता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन शपथ तो यहाँ पे जैसे वहाँ गवर्नर दिलाता है, यहाँ पे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दिला देता है। अच्छा, एक यूटी के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन ऑल 3 लिस्ट, जो मैंने आपसे बोला था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती हैं। इनके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट
नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है वो उस लिस्ट के बारे में आपको बता देगा। होता क्या है कि ऐसे कुछ लिस्ट हैं जिन पर केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, उनको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। ऐसे कोई सिस्टम में केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, उसे स्टेट लिस्ट बोलते हैं। एक ऐसी लिस्ट है जिसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो भाई कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन यूटी के केस में क्या है, जैसे भाई नॉर्मल जगह है स्टेट, वहाँ पे स्टेट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट तो रूल बना नहीं सकती, क्योंकि स्टेट लिस्ट में आ रहा है वो, वहाँ पे केवल स्टेट बना सकती है स्टेट लिस्ट के जितने भी टॉपिक हैं उनके ऊपर। लेकिन यूटी के केस में पार्लियामेंट तीनों की तीनों लिस्ट में किसी भी केस पे लॉ बना सकती है, भले ही वहाँ पे लेजिस्लेचर है, भले ही खुद की विधानसभा हो, दिल्ली में भले ही खुद की विधानसभा है, लेकिन दिल्ली के लिए अगर कोई कानून सरकार बनाना चाहे तो बना सकती है। ठीक है। क्या बता दिया मैंने, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। पार्लियामेंट एस्टेब्लिश ए हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी और पुट इट इन द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एडजेसेंट स्टेट। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 241 में लिखा हुआ है ये कि पार्लियामेंट, देखिए कहीं पे भी कोर्ट बनाने का काम है, यहाँ पे कोर्ट होगा, ये सब काम सरकार ही देखेगी भाई, सरकार चाह रही है कि इस राज्य के अलग से कोर्ट हो नहीं हो, तो ये तो आप पार्लियामेंट याद रखो। ऐसा ये मत सोचो ना, कई जगह ऐसा ऑप्शन लिख देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बनाएगा कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय देना, कहाँ पे कोर्ट होगा कहाँ पे नहीं होगा ये सरकार का काम है, तो पार्लियामेंट करती है कोर्ट बनाने का। पहली बात तो ये समझो। ठीक है। अब दूसरी बात, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 241 में लिखा हुआ है कि भाई साहब कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी यूटी के लिए एक हाई कोर्ट बना सकती है, या उस यूटी को किसी जो पास वाला जो स्टेट है ना उसकी हाई कोर्ट में ही डाल सकती है कि ये हाई कोर्ट इसका काम कर देगा। जैसे पुडुचेरी का कौन करता है, कलकत्ता वाला हाई कोर्ट जो है वो करता है, भले वो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट है लेकिन करता है वो काम। अच्छा, ये तो आर्टिकल 241 में लिखा हुआ है। ये कुछ ऐसे आर्टिकल आपको याद कैसे होंगे, देखिए जब हम अगले लेक्चर में जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल 231 के बारे में बताऊंगा मैं आपको। 231 में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी वो हो सकते हैं, एक ही कोर्ट हो सकता है। जैसे कई कोर्ट हैं, जैसे जैसे चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है वो पंजाब का भी है और हरियाणा का भी हाई कोर्ट है। तो ये आर्टिकल 231 में लिखा है। अब 231 में जब स्टेट की बात हो रही है एक से ज़्यादा की, तो आप समझ लो कि 241 में यूटी की बात हो रही है। मैंने इस तरह से याद रखा हुआ है, मतलब मैंने आपको हिंट दे दिया, अगली क्लास में आपको बता ही दूंगा मैं 231 में वो है। आर्टिकल 241 में क्या लिखा है भाई साहब, यही लिखा है कि ऐसे करके एक ही हाई कोर्ट बना सकता है अलग से, या उसे साइड वाले हाई कोर्ट में भी रख सकता है। अच्छा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर इनका खुद का हाई कोर्ट है। वैसे खुद अकेली दिल्ली ऐसी जिसका खुद का पर्सनल हाई कोर्ट है। अब जम्मू कश्मीर वाला जो हाई कोर्ट है वो लद्दाख का भी है। अब दो अलग अलग यूटी हो गए, लेकिन हाई कोर्ट दोनों के लिए एक ही है। तो देखे जाए तो दिल्ली टेक्निकली दिल्ली के पास ही है जो खुद का अकेले का हाई कोर्ट है। अच्छा, और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तो है ही है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरे देश का है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट कैन मेक रूल रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस। इसका मतलब देखिए कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो यूटी के लिए, किसी भी यूटी के लिए कोई स्पेशल रूल बना सकता है, अगर उसे वहाँ पर कुछ पीस, प्रोग्रेस और वहाँ की गुड गवर्नेंस के लिए, वहाँ पर अच्छा शासन चले, इसके लिए अगर कुछ रूल बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकता है। इसके लिए उसे कोई रोक टोक है नहीं, पहली बात तो। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर देखें, आप देखते हैं भाई, देखो आपको पता होना चाहिए कि पुडुचेरी जो है वो थोड़ा सा लेट आज़ाद हुआ था, पुडुचेरी भी गोवा के साथ 1962 की बात है, इस तरह से आप याद रख लीजिए। तो 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था हमने जब अपने पुडुचेरी को हमने उसमें ऐड किया था, उसके लिए अलग से क्या बनी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे दिल्ली की तरह पुडुचेरी में सरकार बनती है, बताया ना मैंने आपको, जहाँ से फ्रेंच लोगों को भगाया था यहाँ से, तब जाके पुडुचेरी खाली हुआ था। कहाँ पे, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1962 का, अलग से आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 239A, जिसमें लिखा कि भाई साहब पुडुचेरी में क्या होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। अच्छा, अब कैसी हो सकती है ये, इलेक्टेड हो सकती है, पार्शली इलेक्टेड हो सकती है, नॉमिनेटेड हो सकती है। मेरी बात को कैसी भी हो सकती है, वो हम सिचुएशन पे से अभी तो अभी चुने जाते हैं वहाँ पे सब, लेकिन वो सरकार बनाने वाले पहले ही सब कुछ लिख देते हैं, आगे कोई काम पड़े नॉमिनेट करने का तो कर सकते हैं। अच्छा, दो ही यूटी हैं जिनमें आपको पता है कि लेजिस्लेचर है, पुडुचेरी और दिल्ली में, दोनों के बारे में आप देख लीजिए। 1962 में तो वहाँ पे पुडुचेरी का हो गया, 1991 में देखिए 69th कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 69th कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखिए ये दिल्ली के बारे में एक और आर्टिकल ऐड किया, इसका नाम है 239AA, 239AA, 239B भी कर सकते थे, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं किया, लेकिन जैसा है देखिए, तो 239AA है इसका नाम। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली क्या बुलाई जाएगी आज से, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, NCT। इसी तो दिल्ली का नाम पूरा होता है NCT दिल्ली,
नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब से बना है? 1991 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अच्छा, ये बात है दिल्ली के बारे में। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर क्या कहलाएगा दिल्ली का? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अलग से लिखा है उसमें कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या होगा। देखो, चीफ कमिश्नर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कुछ भी हो सकता है। एक यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर, इन तीनों में से कुछ ही नाम का हो सकता है। लेकिन दिल्ली के ने हमने नाम क्या लिखा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी। ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी दिल्ली में? ये अमेंडमेंट हो गया, इस नेशनल कैपिटल टेरिटरी बन गई। फिर 1993 में पहली बार यहाँ पे क्या बनी? लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर चुनाव हुए थे। समझ रहे हो बात को? अच्छा, तब से दिल्ली में सरकार बनने लगी है। वहाँ पे 1962 में देखो, भले ही अमेंडमेंट जब का हुआ, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली कब बनी है? 1993, 2 साल बाद। याद रखना। ये अमेंडमेंट किस लिए? दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलने के लिए। दिल्ली को यूनियन टेरिटरी हमने तब जाके बनाया था। शुरू से यूनियन टेरिटरी दिल्ली नहीं है। मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी का मतलब वही यूनियन टेरिटरी हमने बनाया इसको। अच्छा, जैसे आपको बताएं, दिल्ली में कितनी सीट है? 70 सीट है टोटल, 70। ठीक है, जिनमें केजरीवाल जी बहुत अच्छी अच्छी संख्या में जीतते हैं। आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैंने एक रूल बताया था, चाहे स्टेट पढ़ाया हो चाहे वहाँ पढ़ाया हो, कि 91 जो अमेंडमेंट है 2003 का, उसमें ये दिया हुआ है अलग से 91 में कि 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। जैसे जितना भी है उसका 15% ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन स्टेट के केस में क्या था? कम से कम 12 मिनिस्टर हो सकते हैं, कम से कम 12। ठीक है, ये भी सही था। तो भाई साहब अब देखो, जैसे लेकिन दिल्ली के केस में स्पेशल बोला है, यूनियन टेरिटरी केस में, कि 10% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकता है, और थोड़ा कम रखा है। वहाँ पे 15% था। ये दिल्ली में 70 है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो वहाँ पे 7 ही मिनिस्टर हो सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं दिल्ली के जो मिनिस्टर हैं उनके पास, एक ही मिनिस्टर के पास कई कई मिनिस्ट्री का काम होता है। बहुत पावर होती है दिल्ली के मिनिस्टर के पास। अच्छा, ठीक है। आर्टिकल 239B क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। समझ रहे बात को? अच्छा, अब समझते हैं एक बात। देखिए, अपने आर्टिकल जो फर्स्ट है पूरे संविधान का, उसमें लिखा हुआ है इंडिया या भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरी एंड अदर एरियाज। देखिए, आप समझिए बात को, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें स्टेट्स का लिखा है, यूनियन के भारत का है, यूनियन है किसका? स्टेट्स का। और उसमें यूनियन टेरिटरी भी है, और क्या है उसमें? कुछ एरिया हैं। जैसे कल को हम कहीं किसी आइलैंड को कब्जा लेते हैं, किसी देश को कब्जा लेते हैं, तो वहाँ पे हम किस तरह शासन करेंगे उसके बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तो इसमें लिखा हुआ इन केस ऑफ एक्वायर टेरिटरी, अगर किसी टेरिटरी को अपन एक्वायर कर लेते हैं तो वहाँ पर यूटी की तरह काम होगा। जिस तरह से यूनियन टेरिटरी में काम होता है ना, प्रेसिडेंट अपना आदमी भेज देते हैं, बस इसी तरह से वहाँ पर काम होगा। तो आपको पूछे अगर आपसे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नो रूल इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई रूल नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा, तो इससे क्या पता चला? इससे यही पता चला कि भाई साहब कि कोई अगर हमने टेरिटरी किसी को कब्जा लिया तो वहाँ पर यूटी की तरह ही काम होगा। समझ रहे हो बात को? ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट, ये ऑल सब्जेक्ट, इसके बारे में भी बताता हूँ मैं। एक सेकंड, लेकिन इससे पहले ना आप कुछ देख लीजिए, मैं आपको पहले बताऊँ। देखिए, आपको पता होना चाहिए, जैसे हाँ, स्पेशल प्रोविज़न क्या क्या है। एक सेकंड, इनके बारे में तुम बाद में पढ़ेंगे। स्पेशल प्रोविज़न ये मैंने आपको बता दिया। इन केस ऑफ यूटी स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिमिटेड टू 10%, 91 अमेंडमेंट में ये बोला है। ठीक है। यूटी में सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पहले बता दिया। शपथ कौन दिलाते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। एलजी एंड लेजिस्लेचर हैव कॉन्ट्रडिक्शन देन एलजी रेफर टू प्रेसिडेंट। देखिए, यूटी में बहुत वही होता है, इसलिए तो केजरीवाल जी चला दे रहे हैं, हमको एलजी काम नहीं करने दे रहा है, हमको एलजी काम नहीं करने दे रहा है। उस केस में थोड़ा, जैसे गवर्नर के पास थोड़ी कम पावर है, गवर्नर थोड़ा प्रेसिडेंट की तरह है, ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकता है? कोई बिल अगर उसे पसंद नहीं आया तो प्रेसिडेंट की रोक के रख सकता है। ये मैंने बताया था आपको पिछली वाली क्लास में। लेकिन ज़्यादातर बातें उसे माननी पड़ती हैं। कोई गवर्नर किसकी एड और एडवाइस पे काम करता है? गवर्नर वहाँ के चीफ मिनिस्टर और उनकी एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट से पूछ सकता है कि भाई ये ऐसा बोल रहे हैं, ये वाली बात है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद और विदाउट एडवाइस ऑफ एलजी। प्रेसिडेंट चाहे किसी भी यूनियन टेरिटरी की, चाहे दिल्ली हो, पुडुचेरी हो, जम्मू कश्मीर हो, तीनों की तीनों में है लेजिस्लेचर, वहाँ की विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है, चाहे एलजी उससे बोले करने के लिए चाहे नहीं बोले। सीधी बात है, इतनी पावर तो है प्रेसिडेंट के पास। अच्छा, अब आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी है, और कौन सा? दिल्ली है। इन तीनों के बारे में अलग से देख लेते हैं। जैसे पुडुचेरी, ठीक है,
हाँ पुडुचेरी केस में वो अपने स्टेट लिस्ट मतलब कि कोई भी है चीज़ यार, कोई भी स्टेट हुआ, यूटी हुआ, उनके लिए अलग से स्टेट लिस्ट है, वो उस पर तो कानून सभी बना सकते हैं, ठीक है। तो और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, यूनियन और स्टेट दोनों। तो पुडुचेरी ऐसा है, स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकता है और कॉन्करेंट लिस्ट पे। यूनियन लिस्ट पे तो बना ही नहीं सकता, सीधी बात है, यूनियन लिस्ट पे तो यूनियन ही बनाएगा ना कानून। अच्छा, बात करें दिल्ली की, दिल्ली के बारे में, ये स्टेट लिस्ट पे कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून तो बना सकता है, लेकिन तीन चीज़ें इसके जुरिडिक्शन से बाहर रखनी है। क्या? लैंड पे कानून नहीं बना सकता, दिल्ली की जो भी ज़मीन है उसके ऊपर कोई स्पेशल कानून नहीं बना सकता। ये लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, ये तीन चीज़ों को दिल्ली के कानून से बाहर रखा है। इन चीज़ों को छोड़ के और वो बाकी का स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों पे कानून बना सकता है, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर दोनों पे कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन इसमें से दो चीज़ें छोड़ी हैं। जैसे दिल्ली में तीन चीज़ें हटाई थी ना, दिल्ली में क्या क्या हटाया था हमने? लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस। यहाँ पे भी पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे तो कानून नहीं बना सकता, बाकी लैंड पे तो ये बना सकता है। यहाँ पे इन दो केस में कानून नहीं बना सकता। जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर जो है, और वहाँ पे दिल्ली की जो पुलिस है वो भी बाहर है दिल्ली की सरकार से, इसलिए तो वो बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की पुलिस किसके अंदर आती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो जम्मू कश्मीर की पुलिस भी किसके अंदर आ गई? होम मिनिस्ट्री के ही अंदर आएगी। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब हमने बात कर लिया, देखिए ये हो गई यूटी के बारे में सारी बातें। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए शेड्यूल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला है, जैसे किसी आर्टिकल, कोई बहुत बड़ा आर्टिकल है, ऐसे किसी आर्टिकल में बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं लिखते उस आर्टिकल में सारे रूल्स को लिख देंगे, उसके लिए लिख देंगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है कि फॉर द रूल्स प्लीज रेफर शेड्यूल नंबर 1, 2, जिसमें भी उसके रूल्स लिखे हैं, किसी शेड्यूल में जाके ऐड कर देंगे कुछ पूरी लिस्ट को। मतलब उसका मतलब क्या? शेड्यूल पूरा का पूरा लिस्ट बना दिए, उस लिस्ट में ऐड कर दिया और आर्टिकल में लिख दिया कि जो जो रूल उस शेड्यूल में लिखे हुए हैं वो अप्लाई होंगे इस आर्टिकल के हिसाब से। अच्छा इसलिए शेड्यूल बनाए जाते हैं। अब अगर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया क्या होते हैं? आपने कास्ट सुने होंगे, शेड्यूल कास्ट होती है, शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, SC ST, ठीक है, ये सब कहाँ से आता है ये सब? अच्छा, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपको प्रेसिडेंट की जब पावर बताई थी तो मैंने बोला था किसी भी एरिया को प्रेसिडेंट क्या है, शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। इसका मतलब क्या है? जब संविधान बन रहा था तो वो बनाई थी, फिर तो मैं बताया था संविधान जब बना था तो टोटल कितने शेड्यूल थे उस वक्त? 8 शेड्यूल थे। तो 5वें और 6वें शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है? देखिए कुछ स्पेशल एरिया है जहाँ पे कोई स्पेशल शेड्यूल्ड एरिया है, जहाँ मतलब जहाँ पे ट्राइब रहती हैं, उन एरिया में क्या बोलते हैं? शेड्यूल एरिया। उनके लिए गवर्नमेंट थोड़ा अलग तरह से काम करेगी भाई, वो नॉर्मल लोगों की तरह तो है नहीं, उनकी बोली भाषा अलग है, तो उनको भी, उनके लिए भी अलग से कुछ ना कुछ बनाया गया है। तो आर्टिकल 244 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बात होती है। आर्टिकल 244 में क्या लिखा है? प्रोविजन है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। जो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कंट्रोल के लिए क्या क्या प्रोविजन है सरकार के, वो लिखा है शेड्यूल एरिया में। समझ रहे हो क्या बात आप? अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कौन कौन शेड्यूल एरिया है? अच्छा तो भाई देखो तो उन्होंने 2 शेड्यूल बनाए, 5वां शेड्यूल और 6वां शेड्यूल, तो लिख दिया। इसमें तो उन एरिया के रूल लिखे हुए हैं। मतलब देखो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट बताएंगे कि ये एरिया शेड्यूल एरिया है, या गवर्नर बता देगा, वो मैं आपको बताऊँ किस तरह से। लेकिन प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया है, ये कोई भी एरिया, ये एरिया शेड्यूल एरिया है, यहाँ के रूल 5th शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे या 6th शेड्यूल के, वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए 5वें शेड्यूल में जो जो नियम लिखे हुए हैं वो कौन कौन से एरिया पर, मतलब वो एरिया जो किसी भी स्टेट्स के शेड्यूल एरिया हैं, बस इन 4 को छोड़ के, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा, MATM। और अगर इन 4 स्टेट का कोई शेड्यूल एरिया है तो उसके कौन से रूल लगेंगे उसके ऊपर? जो 6th शेड्यूल के अंदर जो रूल लिखे हुए हैं। फिर से सुनिए, 2 शेड्यूल में अलग अलग रूल लिखे हैं। 5th शेड्यूल वाले जो एरिया है उनको चलाने के लिए 5th शेड्यूल में रूल लिखे हुए हैं। 6th शेड्यूल वाले जो एरिया है उनको चलाने के लिए 6th शेड्यूल में रूल लिखे हुए हैं। 6th शेड्यूल तो स्पेशल 4 स्टेट के लिए बनाया है, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। लेकिन 5th शेड्यूल इनके अलावा जो बाकी की स्टेट्स हैं, असली में 10 स्टेट हैं जिन पे शेड्यूल और ट्राइबल एरिया हैं, उनके लिए 5th शेड्यूल है। समझ रहे हो बात को? इसलिए ये कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके लिए यूटी बनाने का भी यही रीज़न है एक, ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं, अब समझ में आया आपके? 2 एरिया हैं,
मतलब एक तो MATM वालों के लिए तो अलग से 6 शेड्यूल है, स्पेशल 6 शेड्यूल, और MATM को छोड़ के 5th शेड्यूल, 5वां और 6वां सर के। याद कैसे करें? देखिए ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आपको इतना बता दो। असम त्रिपुरा तो आपको याद हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में असम त्रिपुरा है। देखिए मिजोरम, मेघालय और ये मणिपुर, आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें मणिपुर नहीं है? देखो मिजोरम है, मेघालय, बेटा इससे इसने क्वेश्चन पूछा है इसी से कि कौन कौन से एरिया हैं जो 6 शेड्यूल में आते हैं। MATM आते हैं 4, मिजोरम, मेघालय, असम त्रिपुरा। ऑप्शन में लिखा होता है मणिपुर, वो आपको जैसे आपको इसमें बोलेगा कि इसमें से कौन सा एरिया नहीं आता, तो आपको मणिपुर पर टिक लगाना है, वो नहीं आता। पता कैसे चलेगा? आप इसको याद रखेंगे, ये ट्रिक है। इसमें लिखा हो MATM, MATM, तो ATM में क्या नहीं है? मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ATM में क्या नहीं है? मनी नहीं है। अच्छा, ये मेरी ट्रिक है याद करने की। अब बात करते हैं 5th शेड्यूल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा। 5वें शेड्यूल के बारे में क्या लिखा होगा भाई साहब? 5 शेड्यूल के अंदर है क्या? 5 शेड्यूल बड़ा सिंपल है, 4 स्टेट को छोड़ के बाकी जितनी स्टेट हैं 10 स्टेट और जिनके अंदर ट्राइब पाई जाती हैं उनके एरिया, शेड्यूल एरिया 5वें शेड्यूल के अंदर आते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, कौन डिक्लेयर कर सकता है शेड्यूल एरिया को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं। 5th शेड्यूल वाले जो एरिया हैं, अच्छा, उन एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कि जो एरिया बढ़ाना हो, कैसे? उस राज्य के गवर्नर से बात करके। अच्छा, इनको चलाने की एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? देखिए स्टेट के पास सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन गवर्नर के पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 5th शेड्यूल केस में, ठीक है। गवर्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर डायरेक्शन भी दे सकता है, ठीक है। जो आप अब इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, 5th शेड्यूल वालों के लिए एक स्पेशल बनाई जाती है ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल, TAC, ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है 5th शेड्यूल के लिए। कैसे? ये कंपलसरी कि स्टेट को बनानी पड़ेगी, जैसे स्टेट में भी शेड्यूल एंड ट्रैवल एरिया होते हैं, उनमें स्टेटों में बनती है। कौन कौन सी स्टेट है? देखो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आप खुद ही समझ जाओगे। 10 स्टेट, बाकी MATM को छोड़ के 10 स्टेट, उसमें सभी समझ आ जाएगा। अब देखिए जैसे सिंपल सी बात है, कई जगह है जहाँ पर ट्राइब नहीं पाई जाती तो वो एरिया नहीं है। अच्छा, अब ये देखते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में क्या होता है भाई। 5th शेड्यूल वाले जो एरिया उनके लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी पड़ेगी, स्टेट को बनानी पड़ती है, जिसमें 20 मेंबर रखने पड़ते हैं। 20 में से 3/4 जो मेंबर हैं इसके, 3/4 मतलब 20 में से 15, 3/4 जो मेंबर हैं वो क्या होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब 15 MLA इसमें रखने पड़ते हैं, एक तरह से समझ लीजिए 3/4। अच्छा, 5 बाकी कैसे भी रख सकते हैं वो अपनी मर्जी से। अच्छा, लॉ क्या है? गवर्नर कैन डायरेक्ट एनी स्पेसिफिक लॉ सेंटर या स्टेट देन अप्लाई टू दिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गवर्नर बोल सकता है कोई भी लॉ इस एरिया पे लागू नहीं होता है। ऐसे कोई लॉ जो सब जगह लागू होता है, गवर्नर बता सकता है भाई ये वाला लॉ इस पर लागू नहीं होता, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। अच्छा, गवर्नर कैन मेक लॉ विद TAC, गवर्नर ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल जो उसकी हेल्प लेके उस एरिया के लिए स्पेशल रूल बना सकता है, लेकिन किसका एसेंट जरूरी? प्रेसिडेंट का तो बात माननी पड़ेगी। अच्छा, प्रेसिडेंट, हाँ ये सब बढ़िया चल गया। देखो गवर्नर रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, गवर्नर ही ज़्यादा सर काम कर रहा है इसके, ठीक है, समझ रहे हो बात को? गवर्नर TAC से बात करके सब कुछ कर रहा है, समझ रहे हो क्या? तो ये तुम एक तरह से देख रहे हो 5th शेड्यूल के जो एरिया, उनके 5th शेड्यूल वाले जो एरिया है जहाँ की जो ट्राइब है उनके ऊपर बाहर के लोगों का ज़्यादा कंट्रोल है, एक तरह से देखा जाए तो। भाई TAC में 15 MLA कहीं के भी हो सकते हैं, खुद गवर्नर है जो कहीं का भी हो सकता है, इस स्टेट का तो होगा नहीं, कहीं से आया होगा वो सब उनके लिए लॉ बना रहे, रूल बना रहे, ठीक है, इतना समझ आया आपके? अच्छा, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन फॉर एवोल्यूशन, देखिए प्रेसिडेंट चेक करने के लिए कमीशन भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन हाँ संविधान बनने के 10 साल बाद तो कंपलसरी रूप से करना ही पड़ेगा कमीशन, वैसे किए भी गए हैं 2 बार, ये लिखा हुआ था संविधान में। जैसे जैसे 10 साल पूरे हो जाएंगे संविधान को, तब तो एक कंपलसरीली प्रेसिडेंट को एक कमीशन बनाना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि भाई ये शेड्यूल एरिया थे अपने 5th शेड्यूल वाले, ये सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अच्छा तो कौन कौन से 2 कमीशन बनाएंगे? 2 ही कमीशन बने अब तक। एक तो 10 साल जैसे पूरे हुए थे तो 1960 में एक बनाया था UN डेबार हेड कमीशन, इसका नाम था UN डेबार हेड कमीशन। 2002 में कौन सा था? दिलीप सिंह भूरिया कमीशन। बेटा याद रख लो 5th शेड्यूल के लिए 2 कमीशन बनाए चेक करने के लिए, UN डेबार हेड कमीशन 1960 में, 2002 में दिलीप सिंह भूरिया कमीशन। हो गया 5th शेड्यूल खत्म सारी स्टेट्स के लिए। अब बात करें 6th शेड्यूल। देखिए आपने, मैं जैसा पहले बोला कि आपने देखा होगा कि भाई जो 5th शेड्यूल था उसके बाहर के लोग ज़्यादा राज कर रहे थे उनके ऊपर, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल थी। असली में देखा जाए तो भाई उसमें ट्राइब वाले तो कोई लोग नहीं थे, उस एरिया से तो कोई आदमी नहीं था। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल स्टेट ने बनाई थी, अपने लोगों को घुसेड़ के वो सब वहाँ के उसके लिए लॉ बना रहे थे, क्या ठीक बना रहे होंगे, ये बात नहीं। लेकिन 6th शेड्यूल क्या है? अब मैंने बोला कि आपसे भाई 8 शेड्यूल पहले से थे, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस वक्त थे, तो ऐसा नहीं कि बाद में ऐड किया है, पहले से था।
देख, दो संविधान बनाने, जब हमने संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ा था तो वहाँ बहुत सारी कमेटी पढ़ी थी। तो एक कमेटी ऐसी थी, उस वक्त नहीं पढ़ा था लेकिन छोटी कमेटी थी, जिसका नाम क्या था, बारदोलाई कमेटी। इसने बोला था कि भाई 6 शेड्यूल बनाओ अलग से इन राज्यों के लिए, ये 4 जो स्टेट है इनके लिए कौन सा शेड्यूल होना चाहिए, 6 शेड्यूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो इन 4 स्टेट की जो ट्राइब है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकियों से, उनकी भाषा, रहन सहन सब कुछ ही अलग है, उनके लिए कुछ अलग से होना चाहिए। अच्छा, इसमें लिखा हुआ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अंडर द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, गवर्नर कैन ऑर्गेनाइज एरिया। देखिए, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती हैं। अब बड़ा यहाँ पे एक कैच है, समझिए कि जैसे वहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया है वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर की जाती है, भाई ये डिस्ट्रिक्ट है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। देखिए समझ, एक डिस्ट्रिक्ट, एक तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट होती है, एक होती है उसके ऊपर किसका राज होता है, स्टेट राज कर रही है। अगर किसी राज्य के अंदर कोई एक जिला है उसके ऊपर किसका राज्य है, उस राज्य सरकार का राज्य है। अच्छा, लेकिन ऑटोनोमस का मतलब क्या है, उस पर वहाँ के लोगों का ही शासन चल रहा है, उनके हिसाब से ही गवर्नर बना सकता है इस एरिया को। तो जैसे 5th शेड्यूल के अंदर क्या था, ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल, TAC, इसमें क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मतलब तुम समझ रहे हो, स्टेट के अंदर एक छोटा एरिया डिक्लेयर किया है, अलग ही डिस्ट्रिक्ट है, कोई बहुत बड़ा एरिया हो सकता है डिस्ट्रिक्ट से भी, वहाँ पे एक अलग सरकार चल रही है, ना सेंटर की ना स्टेट की, वहाँ के लोगों की, जिसमें क्या बनाते हैं, स्टेट सॉरी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। कितने मेंबर की, 30 मेंबर की। वहाँ पे 20 मेंबर का था, जिसमें 3/4 क्या थे, मतलब LA लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन यहाँ पर 30 मेंबर की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी है। 26 क्या है, चुनाव होते हैं। देखो हर साल 5 साल में चुनाव होते हैं, नॉर्मल चल रहा है ना, मतलब वहीं के लोगों का शासन चल रहा है एक तरह देखा जाए तो। अच्छा, और 4 क्या है, गवर्नर उनको नॉमिनेट करता है स्टेट का। बड़ा समझ नहीं चाह रहे हो तुम बात। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं, जो इन 10 स्टेट वाले हैं, वो भी डिमांड करते रहते हैं कि भाई हमें भी उसमें डालो 6 शेड्यूल के अंदर। उनको भी खुद का राज चाहिए। देखिए सबको खड़ा होना है, सबको नेता बनना है, सब लोग यही वो करते रहते हैं भाई हमें 6 शेड्यूल के अंदर डालो। 6 शेड्यूल वालों को थोड़ी ज़्यादा पावर है, भाई खुद चला रहे हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनके पास। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या करती है, ये खुद लॉ बना सकती है गवर्नर सलाह लेके। लेकिन वहाँ पर क्या था, गवर्नर लॉ बना सकता है किस सलाह लेके, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से सलाह लेके। अच्छा, यहाँ पे वहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था कमीशन को, यहाँ पे गवर्नर कोई कमीशन एवोल्यूशन के लिए अपॉइंट कर सकता है कि सही चल रहा है कि नहीं सब कुछ। अच्छा, लेकिन किया नहीं गया है शायद कोई, और इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना। वही 2 थी, UN डेवार हेड कमीशन 5th शेड्यूल के लिए। देखो 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल आई थिंक पढ़ लिया आपने। अच्छा, अब बात करते हैं, क्या कोई ऐसा एरिया नहीं हो सकता जो इन 5th और, जैसे भाई कुछ 10 स्टेट हैं इनमें भी ना आता हो वो एरिया, वो बाकी की जो 4 स्टेट है उनमें भी ना आता हो, और भी जगह भी तो हो सकते हैं ऐसे कोई एरिया है, जम्मू कश्मीर तो कहीं भी नहीं आता। तो पार्लियामेंट, इस पर इसलिए मैंने नोट बना के लिखा कि पार्लियामेंट या स्टेट का लेजिस्लेचर कोई भी हो, उनके ऊपर उनको पावर मिली हुई है क्या, कि वो कोई भी एरिया, कोई अलग से ट्राइबल ऑटोनोमस रीजन, मतलब 5वें और 6वें शेड्यूल से कोई बाहर का अगर एरिया है, उसे ट्राइबल ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर कर सकते हैं। ट्राइबल ऑटोनोमस रीजन, अगर उनको लगता है कि भाई यहाँ के कल्चर को बचाना जरूरी है, अलग से कोई है 5वें और 6वें शेड्यूल से बाहर, तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर उनको बना सकती है। बिल्कुल, क्या बनाए गए हैं ऐसे एरिया, बिल्कुल बनाए गए हैं। 3 एरिया हैं, इनका नाम है, लेह के अंदर है, मतलब लद्दाख के अंदर लेह ऑटोनोमस हिल काउंसिल, एक है कारगिल ऑटोनोमस हिल काउंसिल, और एक है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। बेटा 3 के 3 बनाए गए हैं ट्राइबल ऑटोनोमस रीजन, पार्लियामेंट या स्टेट, पार्लियामेंट नहीं बनाए खैर ये तीनों के तीनों। क्या नाम इनके, लेह ऑटोनोमस हिल काउंसिल, कारगिल ऑटोनोमस हिल काउंसिल और दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। समझ गए बात को, इन एरियाओं के लिए अलग से बना दिया गया है, ये सरकार ने बना दिए थे, 5वें शेड्यूल से बाहर है। अच्छा, आप सुनिए, बाकी सभी जगह की जो ट्राइब हैं वो किसके अंदर आ रही थी, वो स्टेट के कंट्रोल के अंदर आई थी। मैंने एग्जीक्यूटिव पावर बताया था 5th शेड्यूल में कि उनकी ज़्यादातर जो काम है वहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन जो MATM, ये जो 4 राज्य हैं 6th शेड्यूल वाले, ये किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। भाई सेंटर की मिनिस्ट्री है तो इसके अंदर ये स्पेशल आते हैं ये एरिया। अच्छा, और कुछ देखिए, आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ इस लास्ट वाली लाइन को पढ़ने से पहले। ऐसे इन एरिया कैसे अपना ये भारत है, ठीक है, थोड़ा गंदा सा नक्शा बनाए जो भी है, ठीक है, और ये अपना कश्मीर इस तरह से है। देखिए जोनल काउंसिल बनाए थे, 5 जोन में डिवाइड कर दिया था भारत को। एक इधर वाला जोन था, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, 4 से 7 हुई, एक बीच वाला। इनके नाम कैसे हैं, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल बोलते हैं इसको। इनमें काफ़ी सारी स्टेट आती हैं। कोई पूछे आपसे कौन सी स्टेट किस में आती है, तो आप अपने अंदाज से बता सकते हो। कोई बीच में पड़ रही है MP वगैरह तो सेंटर में आएगी, अभी ऑब्वियस सी बात है। ऊपर वाली स्टेट ऊपर वाले में आएंगी, ठीक है।
लेकिन हाँ मैंने इधर वाला जो एरिया छोड़ दिया है। तो जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट हैं यही सब, असम, त्रिपुरा, ये सब जो स्टेट हैं, असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड, ये सब जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, ये किसी भी जोनल काउंसिल के अंदर नहीं रखी गई हैं। जोनल काउंसिल कब बने थे? जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, मैंने आपको बताया था 1956 में, जब 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी अलग से आ गई थी, अलग से लाया गया था। 1956 में किस अमेंडमेंट से लाया था? ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही लाया गया था ये। अच्छा, तब किसी भी जोनल काउंसिल में नॉर्थ ईस्ट स्टेट को नहीं लिखा। इनके लिए एक अलग से जोनल काउंसिल नहीं बनाई, इनके लिए एक काउंसिल बनाई, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। कब बनाई है? वो 1972 में बनाई है, बहुत बाद में। देखो इसमें कहीं भी जोनल वर्ड नहीं है। जोनल काउंसिल तो 5 ही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और एक सेंटर, समझ रहे बात को। लेकिन ये 4, ये मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है ये किस में रख दी है? 1972 में एक अलग से एक्ट बनाया जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जोनल काउंसिल नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, वो बना के इसके अंदर रख दी थी। अच्छा, आपको पता होना चाहिए। देखो आपको एक तो आपको मैप तो पता ही होना चाहिए यार। मैंने मतलब अगर आपने पढ़ना है, जैसे आप देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है, मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको थोड़ा सा मैं मतलब एक वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह का तो है अपना इंडिया। देखिए इधर से आता है, इधर ये बीच में क्या पड़ जाता है? नेपाल। फिर यहाँ पे अपना सिक्किम है, यहाँ पे क्या पड़ जाता है इस एरिया में? भूटान। फिर ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे, है ना। फिर क्या है? नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, इस वाले एरिया में त्रिपुरा है, ये असम है, यहाँ पे इस बीच में मेघालय फंसा हुआ है, ऐसे करके और ये पूरा वेस्ट बंगाल है। तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम जो है, सिक्किम यहाँ काफ़ी दूर है नॉर्थ ईस्ट से। कई लोग सोचते हैं कि सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट में आता है, सिक्किम दूर है, नॉर्थ ईस्ट वो अलग है, पूरा का पूरा एरिया, सिक्किम अलग है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है, समझ रहे बात को। लेकिन पहले इसमें सिक्किम को भी ऐड कर दिया था, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन बाद में इसको हटा भी दिया गया है। तो ये था आज का लेक्चर। आपने मेरे ख्याल समझने की कोशिश की, इस लेक्चर को दोबारा आप रिवाइज करिए। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी हमने इजीली आपको कवर करने की कोशिश की है आपके लिए। और यही था आज के लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन जुडिशरी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी छोटे मोटे सब कुछ बेसिकली कल सब कुछ पढ़ डालेंगे, या मतलब कल नहीं, मतलब जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन जुडिशरी के बारे में, किस तरह सुप्रीम कोर्ट होता है, क्या होता है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा, देखो मुझे पता है कि अभी के वक्त में लेक्चर तो चल नहीं रहे, लेकिन कभी ना कभी तो हो सकता है भविष्य में जाके कभी अपना चैनल बड़ा हो तो बहुत लोगों तक पहुँचेंगे ये लेक्चर। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो जो बच्चे इस लेक्चर के एंड तक पहुँचें, कमेंट करिए, कमेंट में एप्पल, जिससे पता चले मुझे कि कितने बच्चे यहाँ तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।